कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोई आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है समास। अब तक हमने संधि पढ़ी है। अब जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वो हमारा समास है। और मैं आपको बता दूं कि समास ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें एक जो आता है तत्पुरुष समास, वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसको मैं आपको समझाऊंगी। उसके लिए पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ आपको उसको छोड़ के बाकी सारे मैं इसमें बताऊंगी, लेकिन उसको मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। ओके, चलो अब मैं देखती हूँ समास क्या होता है। ये कहता है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हमने क्या पढ़ा? दो वर्णों के मेल को हमने पढ़ा संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्द जब मिलते हैं तो एक नया शब्द निकलता है जिसे हम समास कहते हैं, ठीक है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ये पूछा जाता है, ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण, ठीक है। और दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं। समास का विलोम क्या है? ये भी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये भी हमारा, कि समास का विलोम क्या है। समास का विलोम होता है व्यास, ठीक है। अब बताइए हमारे समास के कितने भेद हैं? हमारे समास के 6 भेद हैं। हमारे समास जो होते हैं, हमने कितने भेद पढ़े हैं समास के? हमने 6 भेद पढ़े हैं, ठीक है। समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, और ये बहुव्रीहि समास, और नेक्स्ट है लास्ट तत्पुरुष समास। तो थोड़ा तत्पुरुष समास हमारा थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है और बाकी इतना ज्यादा लंबा नहीं है, और बाकी मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करके आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा चीज, ठीक है। ये हमारा समास का परिचय था। अब जो हमारा नेक्स्ट शुरू होने वाला है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमने जो पढ़ा था कि दो शब्दों के मेल से जो हमें नया शब्द मिलता है वो हमारा समास होता है, ठीक है। अब उसमें जो 6 भेद बताए गए थे उनमें से द्वंद्व समास हमारा एक भेद है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द्वंद्व समास को पहचानने की हमारी क्या ट्रिक होगी? द्वंद्व समास जो होता है उसमें ये कहते हैं कि इसमें जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और वह वा जैसे शब्दों का भी लोप हो जाता है। योजक चिन्ह हमारा होता है ये जो है हमारा ये योजक चिन्ह है, ठीक है। तो वो यही कहता है कि इसमें जो होते हैं दो पद होते हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये। तो हम पहले पद को बोल देते पूर्व पद। ये हमारा जो हो गया, हमारा पहला पद हो जाता है पूर्व पद, और उत्तर पद होता है हमारा, सेकंड पद को कहते हैं हम उत्तर पद। तो ये कहता है कि इस वाले समास में दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों प्रधान होते हैं, दोनों में अपनी अपनी मान्यता होती है, समानता। लेकिन ये जो होता है उसमें सिर्फ योजक चिन्ह जो होता है इसका लोप हो जाता है, और वाह इन दो का भी लोप हो जाता है। अब हम देखेंगे वो कैसे। माता और पिता दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है, ठीक है। राम कृष्ण, इसमें भी दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है, ठीक है। आटा दाल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और माता और पिता ये एक दूसरे के विलोम भी यही है, ठीक है। हम इनको विलोम भी कह देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो योजक चिन्ह होता है इसका लोप हो जाता है। देखो किसी में भी ये नहीं मिलेगा, पहचानना है तो ये नहीं होगा, और दोनों पद प्रधान है एक दूसरे के, ठीक है। ना योजक चिन्ह मिलेगा, ना और वा मिलेगा। माता और पिता कभी नहीं बोलते, हम माता पिता बोलते हैं, ठीक है। ना कोई योजक चिन्ह लगाते, फिर भी हमारे दिमाग में माता पिता है, हम उसको पहचान जाते हैं कि दोनों पद प्रधान है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास।
अब द्विगु समास हमारा क्या कहता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद पहचानना बताया था मैंने। तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा पूर्व पद है वह संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक से मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब तुम्हें जब भी तुम किसी भी शब्द को पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें एक संख्या का बोध हो रहा होगा, ठीक है। तुम्हें समझ में आएगा कि किसी संख्या के बारे में बात चल रही है, उसमें तुम्हें संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। तो वहां हमारा द्विगु समास होगा। इसमें संख्या की प्रधानता होती है, इसमें संख्या की प्रधानता होती है। जैसे शब्द में अगर संख्या आने का बोध हो रहा है तो वो पद हमारा प्रधान है, ठीक है। उससे हम पहचान जाएंगे कि वो हमारा द्विगु समास है। देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में बोल रहा है सप्त मंजिल, सप्त मंजिल, सप्त मंजिल। अब सप्त मंजिल से हमारे को बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 7 मंजिल, यानी सप्त यानी 7 मंजिल, ठीक है। तो ये बोल रहा है 7 मंजिलों का समूह। दोपहर, दोपहर यानी दो, उसमें हमें संख्या दिखाई दे रही है 2, यानी दोपहर, तो दो पहरों का समाहार, ठीक है। त्रिलोक, त्रिलोक में 3 शब्द मतलब 3 संख्या का बोध हो रहा है, हमें संख्या 3 का बोध हो रहा है, तो ये बोल रहा है 3 लोकों का समाहार। पंचपाल, पंचपाल में हमें भी 5 संख्या 5 का बोध हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें संख्या 5 का बोध हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये सब हमारे संख्यावाचक शब्द हैं। जितने भी हैं संख्यावाचक शब्द हैं, और इसके अलावा भी जितने भी संख्यावाचक शब्द आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वह द्विगु समास की ओर इशारा कर रहे हैं। अव्यय भाव समास हमारा नेक्स्ट है, अव्यय भाव समास। तो क्या कहता है ये समास? ये समास कहता है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है। जिस समास में, जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है और एक क्रिया हो रही है, ठीक है, उससे पता चल रहा है कि एक क्रिया हो रही है, अव्यय हो रहा है, ठीक है। तो वहां हमारा अव्यय भाव समास कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे प्रतिदिन, दिन हमारा समझ में आ रहा है, लेकिन प्रति क्या है, इसकी विशेषता बतला रहा है, यानी कि प्रतिदिन। यथाशक्ति, शक्ति हमें समझ में आ रहा है, यथा जो होता है हमें उसके लिए विशेषण का काम कर रहा है, उसको क्रिया बता रहा है, ठीक है। यथाक्रम, ऐसे ही यहाँ है, क्रम समझ में आया, यथा उसको और विशेषण, उसको एक विशेषता बतला रहा है, यथावृत। तो इसमें जो कह रहा है कि पूर्व पद हमारा प्रधान होता है, जो हमारी ये अव्यय होता है वो हमारा पूर्व पद है और वो प्रधान होता है। और पेट भर, ठीक है, पेट तो भर, पेट तो समझ में आया, भरना उसको, उसका विशेषण हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट यानी पेट भर। ये हमारा अव्यय भाव समास हो गया। हमारा अगला समास है बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब बहुब्रीहि समास हमारा क्या कहता है? बहुब्रीहि समास हमारा कहता है इस पद में होने पर, इसमें 2 पद होते हैं, ठीक है, इसमें 2 पद होने पर भी कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है, वहां हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब ये क्या कहता है कि हम पे पद है, देखो पीतांबर है, पीता और अंबर, पीत और अंबर, ठीक है, इसमें दोनों 2 हैं शब्द, और दोनों शब्दों की प्रधानता नहीं होती, किसी अन्य शब्द की प्रधानता होती है। अब वो कैसे होते हैं हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ये कह रहा है पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात वो कौन है? श्री कृष्ण। पीत है अंबर मतलब पीतांबर, हमें कह सकते हैं भगवान कृष्ण को हम पीतांबर के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। पीता है अंबर जिसका, यानी जिसका पीला है, ठीक है, वो भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबोदर के नाम से हम भगवान गणेश को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश, यानी 2 पद हैं, दोनों की प्रधानता नहीं होगी, किसी अन्य की प्रधानता हो रही है, तो वहां हमारा बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। चक्रधर,
चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। ठीक है। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। जल में उत्पन्न होता है अर्थात कमल। तो जल में उत्पन्न होता है उसको हम जलज बोल रहे हैं, और लेकिन प्रधानता यहाँ पे कमल की है। ठीक है। नेक्स्ट जो दो रह गए हैं, कर्मधारय और एक हमारा रह गया है तत्पुरुष समास। ठीक है। दो थोड़े से समझने में, उनको अगर समझोगे तो वो बहुत इजी भी हैं, और तत्पुरुष समास थोड़ा डिटेल में है। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो सिर्फ उन दोनों के बारे में ही बताऊंगी। और इसमें ये चार थे जो मैंने आपको बताए, बहुत इजी आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है। जो उतना मैंने बताया सिर्फ उतना याद रखना, ज्यादा उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत आसान हो गया आपके लिए। ठीक है। ओके।